एवरीवन, दिस इज काजल ब्याउ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 12 के अंतर्गत फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन अर्थात घर्षण। नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट सोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो सपोज अगर कोई वस्तु है किसी अदर वस्तु के कांटेक्ट में चल के वो मूव कर रहा है, तो अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रुकेगा। तो अगर अदर साइड हम किसी वस्तु पे जब बल नहीं लगाएं और वो वस्तु रुक गया, तो कैसे रुका? तो उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसका नाम है फ्रिक्शन, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहने का मतलब है यहाँ पे एक सरफेस पे एक पुस्तक दिया हुआ है जिसको हम इसको धक्का देते हैं या साइड करने का काम करते हैं। तो अगर वो अच्छे से हो गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन वर्क किया। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. जैसे कि हमने क्या देखा कि जो बुक का सरफेस था और जो टेबल का सरफेस था उसके बीच में एक फोर्स लग रहा था जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको क्या किया, धक्का देने का काम किया, बुक को थोड़ा सा पुश किया। फिर अगर ये हैवी है, ये मेरे से आगे नहीं जा रहा है, तो एक बल लग रहा है वहाँ पे जो उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन स्प्रिंग बैलेंस। कुछ ऐसे कारक है जैसे कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस का उदाहरण दिया गया, जैसे कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कमानीदार तुला। इस पे कैसे वर्क करता है फ्रिक्शन? स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बल लग रहा है इसको मेजर करने का काम एक स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किया जाता है। यानी कमानीदार तुला के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो भी उसका मेजर होता है उसको मापने का प्रयास करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। यहाँ पे एक कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो कि जब हम उस वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसको स्ट्रेच करने का काम करता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। और जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने का काम करते हैं तो उसको एक पॉइंटर द्वारा मेजर करने का काम किया जाता है जो कि एक स्केल द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्केल आपने देखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। तो अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे 20 होगा। इस प्रकार से इसको मापने का प्रयास किया जाता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये जो स्केल है इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको पता किया जाता है। फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, यानी फ्रिक्शन हमारे लिए कितना आवश्यक है इसके बारे में पढ़ेंगे, या कैसे वो हमारे लिए एक इविल के रूप में, एनिमी के रूप में क्रिएट हो जाता है, इसके बारे में। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन उस समय स्टार्ट होता है जब दो सतहों के बीच असमानताएं आ जाती है अगर वो कांटेक्ट में है। कहने का मतलब कि जैसे हमने बुक और टेबल का उदाहरण लिया, तो बुक टेबल के कांटेक्ट में है तो दोनों कांटेक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो अगर दोनों में बीच में असमानता पाई जाती है उसके बीच में फ्रिक्शन वर्क करेगा। इवन दोज स्मूथ सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव a large number of minute irregularities on them। इसके अलावा और बहुत ही चिकना सतह के बारे में बात करें, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में असमानताएं पाई जाती है। और ये जो दो सतहों के बीच इरेगुलरिटीज पाई जाती है, यानी जो असमानताएं पाई जाती है, वो एक दूसरे को जकड़े रखता है, यानी लॉक करके रखता है। When we attempt to move any surface, और जब हम चाहते हैं कि उसमें कुछ मूवमेंट करा दें, तो वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो हमको उस पर बल लगाना पड़ता है। यानी सपोज कोई डेस्क बड़ा सा पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको उठा के दूसरे जगह रख दें,
लेकिन वो हैवी है इतना कि उठता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको स्लाइड के माध्यम से ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे जो इंटरलॉक की अवस्था है उसको तोड़ने का हमने काम किया, फोर्स लगाया जिससे वो मूवमेंट किया ऑन रफ सरफेस। लेकिन यही जब एक खुरदरा सतह होता है, रफ सरफेस होता है, तो वहाँ से उसको स्लाइड करने में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी असमानताएं पाई जाती है जिसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो अगर रफ सरफेस ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन का मात्रा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि एक बुक यहाँ पे रखा हुआ, तो बुक का जो सरफेस है वो प्लेन रहा, लेकिन जो टेबल का सरफेस है ये कॉर्नर पे जाके ऐसे ऐसे हो गया। तो यहाँ पे सतह में जो इरेगुलरिटीज़ है वो पाई गई। Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler earthen pot or a glass tumbler? यानी सपोज हम चाहते हैं कि कुल्लर में एक ग्लास टम्बलर लगा दे, तो क्या ये पॉसिबल है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रेजी। आप मान लीजिए कि जो टम्बलर का आउटर सरफेस है वो थोड़ा ग्रेसी किया हुआ है, थिन लेयर है और कुकिंग ऑयल उस पर लगा हुआ है, तो वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट। तो क्या इसको पकड़ने में हमको डिफ़िकल्टी होगा या होल्ड करने में इसको दिक्कत आएगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अगर सपोज कोई चिकना सतह है, चाहे कोई धातु ही ले लेते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा देर तक पकड़े रहें, तो वो तो फिसलन होगा उसमें। यानी अगर उसका सरफेस स्मूथ है तो उसमें फिसलन आएगी, तो फिसलन आएगा इसका मतलब कि घर्षण वहाँ पे कम हो गया, तो हम उसको ज़्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? क्या वहाँ पे जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। Recall also how difficult is it to move on a wet muddy track. इसके अलावा ये भी आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जो वेट मडी ट्रैक होता है, वेट यानी गीला कीचड़ युक्त हम इसको बोल सकते हैं, वहाँ पे मूवमेंट करने में कितना प्रॉब्लम होता है। और वेट मार्बल फ्लोर या गीला मार्बल का फ्लोर है और हम चाहते हैं कि उस पर स्पीड में जाएं, तो कैसे। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता है तो हम तो फिसल जाएंगे, टांग भी टूटेगा। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि जब फ्रिक्शन नहीं हो तो वहाँ पे हम चल सकें। यू कुडंट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। एक पॉइंट है यहाँ पे, आप अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप पेन या पेंसिल से लिख भी नहीं सकते। When your teacher is writing with chalk on blackboard, जब आपके शिक्षक क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखने का काम करते हैं, तो वहाँ पे भी एक फ्रिक्शन वर्क करता है जिसके कारण वो बोर्ड पे आसानी से लिख पाते हैं। Its rough surface rubs off some chalk particles which stick to if an object start moving। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग स्टार्ट करना शुरू करता है, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा अगर वहाँ पे फ्रिक्शन की उपस्थिति नहीं हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि सपोज एक बॉल है, हमने उसको किक किया तो वो आगे जाके अब खुद से ही रुक गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन नेम का फोर्स काम करता है जिसके कारण वो वस्तु आसानी से मूव करना बंद कर देता है और एक स्थान पे रुक जाता है। Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road। दूसरा एक एग्जांपल, जब टायर का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो टायर यानी कहने का मतलब कि जैसे कि बाइक है उसका टायर, ट्रैक्टर है उसका टायर, और रोड का जो सरफेस होता है उसमें भी एक फ्रिक्शन वर्क करता है जिसके कारण जो टायर होता है वो रोड को ग्रिप किए हुए रहता है और मूव करता है। दे couldn't be started or stopped or turn to change the direction of the motion। You couldn't fix a nail on the wall or tie a knot। आप अगर वाल पे चाहते हैं कि कोई नेल फिक्स कर दे यानी तो आप नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। आप जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे
सोल्स होते हैं शूज के, वो वहाँ पे ग्रिप बना रहता है, जो कि ये जो सोल रहता है वो रोड को ग्रिप करने का काम करता है, होल्ड करता है, ताकि वो व्यक्ति आसानी से चल सके। अदर साइड फ्रिक्शन क्या है, एक इविल के रूप में भी है, यानी शत्रु के रूप में भी है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हम चल पाएँ, हम बोर्ड्स पे लिख पाते हैं, फिर हम पेंसिल पेन का यूज़ कर पाते हैं, ये सब फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हुआ, एक वरदान के रूप में क्रिएट हुआ। लेकिन अदर साइड हम देखें कि फ्रिक्शन इविल के रूप में हुआ, तो हमने बनाना पिल्स का देखा कि बनाना पिल्स गिरा, उस पर पैर पड़ा और हम गिर गए, मेरा पैर टूट गया, तो वहाँ पे एक शत्रु के रूप में कार्य किया। It wears out the materials, whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. You must have seen worn out steps or a foot over bridges at railway station. Friction can also produce heat. फ्रिक्शन के माध्यम से हीट भी प्रोड्यूस होता है। आप कैसे इसको पता कर सकते हैं, तो जब हम अपने दोनों पाल्म को यानी दोनों हथेली को रब करने का काम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। अगेन अदर साइड, हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता है? व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इच कैचेस फायर। जब हम रफ सरफेस के अगेंस्ट क्या करते हैं, मैच स्टिक स्ट्राइक करने का काम करते हैं, यानी जो माचिस की तिल्ली होता है उसको रब करते हैं, तो उसमें क्या लग जाता है, फायर लग जाता है, यानी वो आग पकड़ लेता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ द मिक्सर बिकम हॉट। या सपोज आप मिक्सचर में जब मसाला पीसते हैं, तो जैसे ही उसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय बाद वो गर्म हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पाल्म को कैसे रब किया। अगेन यहाँ पे माचिस का तिल्ली रफ सरफेस पे। इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसके अलावा मशीन को जब ऑपरेट करने का काम किया जाता है तो उसमें भी हीट जनरेट होता है, जिससे पता चलता है कि जो एनर्जी का है वो वेस्टेज हो रहा है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को बढ़ाना और कम करना। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। जैसे कि हमने पढ़ा कि शूज के माध्यम से हमको ग्रिप मिलता है, जिसके कारण हम फ्लोर को जकड़ के रखते हैं और आसानी से चल पाते हैं। सो दैट यू कैन मूव सेफली, और आप अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं सुरक्षित रूप से। सिमिलरली सामान्यतः जो ट्रेडेड टायर्स होते हैं, चाहे वो कार के हो, ट्रक के हो, बुलडोजर्स के हो, वो भी बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्राउंड को पकड़ सके। जैसे कि आप यहाँ पे ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये वाला, तो ये ट्रैक्टर का है। Friction can never be entirely eliminated. No surface is as perfectly smooth. Some irregularities are always there. हम फ्रिक्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी ऐसा सतह ऐसा नहीं होता है कि जो परफेक्टली स्मूथ हो, कुछ ना कुछ उसमें असमानताएं पाई ही जाती है। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे कि व्हील्स के माध्यम से फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। जैसे यहाँ पे आपने लगेज उठाया होगा कभी, तो रोलिंग के माध्यम से, यानी जो चक्का लगा रहता है तो ये रोल करता है, फिर ये मूवमेंट होता है। सपोज ये लगेज भारी है, हैवी है, और हम चाहते हैं कि इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाए, और यहाँ पे ये जो चक्का दिया है वो नहीं है, तो फिर हमको स्लाइड करके लेके जाना पड़ेगा। तो स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग के अपेक्षा। तो जब एक बॉडी सतह के जैसे दूसरे बॉडी के सतह के ऊपर रोल करने का काम करता है, तो उसमें एक प्रतिरोध लगता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग के माध्यम से फ्रिक्शन को कम करने का काम किया जाता है, यानी जब उसमें चक्का लगा रहता है तो हम आसानी से लेके चल पाते हैं। लेकिन अगर वही चक्का नहीं रहे तो हमको स्लाइड करना पड़ेगा, तो स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, तो वो फ्रिक्शन को इंक्रीज वैसे करेगा। लेकिन इस वाले रोलिंग फ्रिक्शन में देखें तो फ्रिक्शन इसके माध्यम से रिड्यूस होगा।
इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। जैसे कि हमने पढ़ा कि स्लाइड के अपेक्षा इसमें क्या होगा, आसानी होगा रोल करने में। इसीलिए यह एक रीज़न है कि हम क्या करते हैं, लगेज को पुल करने के अपेक्षा उसको रोल करके फिट करने का काम करते हैं, यानी उसको रोल के माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अपेक्षा छोटा है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन द मस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। स्लाइडिंग को रिप्लेस कर दिया गया है रोलिंग के माध्यम से। कैसे? तो बॉल बियरिंग के माध्यम से। जैसे कि हमने पढ़ा लगेज वाले में चक्का था, और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे साइकिल का पहिया हो या जो साइकिल का चैन लगा रहता है, आपने देखा होगा ध्यान से अगर, तो उसमें आपने गोल गोल गोली जैसा देखा होगा और वो घूमते रहता है। अदर साइड जब पंखा चलता है तो आपने देखा होगा कि बीच वाला हिस्सा एकदम स्थिर रहता है और उसके चारों तरफ पंखी चलते रहती है, तो उसमें भी बॉल बियरिंग का भूमिका रहता है। तो वहाँ पे भी रोलिंग फ्रिक्शन वर्क किया। यहाँ पे ये वाला फोटो आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला, इसमें गोली जैसा रहता है, इसी को बोलते हैं बॉल बियरिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल घर्षण हम किसको बोलेंगे? यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हम जानते हैं कि एयर बहुत ही हल्का और पतला होता है। ये फ्रिक्शन फोर्स को अपने में रखता है, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्ट इसके थ्रू मूव करते हैं। सामान्यतः वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इसके अलावा वाटर और अदर लिक्विड भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराने का काम किया जाता है, वहाँ भी फ्रिक्शन वर्क करता है। साइंस में हम कॉमन रूप से गैस और लिक्विड को फ्लूइड मानते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि तरल में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जब हम वस्तु को मूव कराने का काम करते हैं, या उसको घुमाने का काम करते हैं, या मोशन कराने का काम करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। हम इसको ड्रैग भी बोलते हैं। और फ्लूइड में जितना भी ये घर्षण बल वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो इसके स्पीड पे डिपेंड करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके अलावा उसके शेप पे भी निर्भर करता है, और फ्लूइड का नेचर कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ ओबियस दैट, यह बात स्पष्ट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के माध्यम से मूव करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। तो जो भी उस पर फ्रिक्शन वर्क करता है वो उसके थ्रू जाता है। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, और इस प्रोसेस में उनके माध्यम से एनर्जी लॉस होता है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। हम जितना भी एफर्ट्स लगाते हैं इसके माध्यम से फ्रिक्शन को, सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट का शेप अलग अलग दिया जाता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हैंड्स फॉर दिस स्पेशल शेप? आपको क्या लगता है कि वैज्ञानिक जितने भी हैं उनको कैसे हैंड्स मिला होगा कि हम इनको एक शेप दे सकें? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, तो प्रकृति से। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। जैसा कि हम देखते हैं कि बर्ड्स और फिशेज भी फ्लूइड्स में मूव करने का काम करती है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इन इवॉल्व टू शेप विच would make them lose less energy in overcoming friction। और उनका बॉडी शेप ऐसा होता है जिसके माध्यम से एनर्जी लेस लॉस होता है और वो आराम से फ्रिक्शन करके वो आगे बढ़ पाती हैं। जैसे कि हमने क्लास 6 में शेप्स के बारे में पढ़ा था। आपने एरोप्लेन का शेप देखा होगा। क्या आप इसमें और बर्ड के शेप में समानताएं पाते हैं? इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन to have shapes which reduce fluid friction। In fact, जितने भी व्हीकल्स हैं उनको एक ऐसा शेप दिया जाता है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, बर्ड का शेप, एरोप्लेन का और बर्ड का शेप कैसा है।
थोड़ा सा मिलता जुलता। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में पढ़ा बॉल बेयरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा। लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब होता है स्नेहक। स्नेहक यानी हम किसी भी फ्लूइड फ्रिक्शन को या किसी भी तरल पदार्थ को, जैसे कि ग्रीस हुआ, वैसलीन हुआ, ऑयल हुआ, इसका यूज करके फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। इस प्रकार के वस्तु को बोला जाता है लुब्रिकेंट्स। रोलिंग फ्रिक्शन के हमने बारे में पढ़ा, लोटनिक घर्षण किसको बोलते हैं, स्लाइडिंग के बारे में पढ़ा, और स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जब कोई वस्तु दो कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे एक उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और ये दोनों सरफेस पे वर्क करता है। ये जो भी वस्तु कांटेक्ट में रहते हैं उनके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्शन लगेगा। कहने का मतलब कि स्लाइडिंग कर रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, या रोल कर रहा है वहाँ पे कितना, तो वो नेचर पे डिपेंड करता है। अगर गिवन पेयर ऑफ सरफेस का बात करें तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दिस सरफेस। तो सरफेस पे जो स्मूथनेस पाया जाता है, जो चिकनापन पाया जाता है, उस पर भी फ्रिक्शन वर्क करता है। कोई वस्तु दो हार्ड है और उसको हम चाह रहे हैं कि प्रेस करना, तो उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि हमको कितना फ्रिक्शन का ज़रूरत है। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है और हम चाहते हैं कि उस पर कोई गति लगाए, तो वहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन को देख सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी लोटनिक घर्षण कब वर्क करता है, जब हम चाहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उस वस्तु को स्लाइड करके उसका स्थान परिवर्तन कर दें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन के तुलना में छोटा होता है। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी और एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन हमारे बहुत सारे एक्टिविटी में सहायक होता है, जैसे कि बोर्ड पे चौक द्वारा लिख पाना, पेन द्वारा कॉपी पे लिख पाना, जिसके माध्यम से हम नोट्स बनाते हैं। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग ए सरफेस ड्रॉप। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। फ्रिक्शन को लुब्रिकेंट्स के माध्यम से कम किया जा सकता है, जैसे कि हमने बोला स्नेहक के रूप में हमने तेल यूज़ किया, ग्रीस यूज़ किया और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करने का काम करता है तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा छोटा होता है और बहुत सारे मशीन में फ्रिक्शन का यूज किया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम बॉल बेयरिंग के यूज के माध्यम से पॉसिबल किया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। और फ्लूइड फ्रिक्शन भी किसी भी जो मूविंग बॉडीज होते हैं फ्लूइड्स में जो मूव करते हैं उनको एक सुटेबल शेप में रहने का ज़रूरत पड़ता है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन आसानी से लग सके। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको लेसन आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको लेसन पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस लेसन से जुड़ा हुआ PDF चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जुड़ के वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।